हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस स्टडी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिजनेस स्टडी का क्लास 11th का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आपको पेपर में फेस करने के लिए मिलेगा। इसी के साथ मैं आज आपको बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंप्लीट बिजनेस स्टडी। ये एक सीरीज चलेगी, हाफ एन आवर से ज्यादा की वीडियोज नहीं होंगी। आप सारी की सारी वीडियो में बने रहिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। जरूरत पड़ने पर आप लोग कहीं कहीं अपने स्क्रीन के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप लोग उसको बाद में भी रिकॉल कर सके। और इसके साथ आपको कोई भी एक बुक प्रेफर करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, एमसीक्यूज और क्वेश्चंस मैं आपको क्लास के अंदर ही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ बिजनेस पढ़ाऊंगा। बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस होता क्या है। बेटे देखो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मैं अर्निंग करने के लिए कर रहा हूं, दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस। लेकिन बेटे बिजनेस को ना अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। देखो, जनरल टर्म एक लेमैन बोलता है कि बिजनेस मतलब भैया कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं अपने अर्निंग को बढ़ाने के लिए, बस इतनी सी बात है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर मैं इस बिजनेस स्टडी को पढ़ूंगा तो हम लोग देखेंगे कि ऐसी एक्टिविटी को भी हम कई पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो, जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके अंदर हमारा टॉपिक 1, दैट इज बिजनेस। सर व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? बेटे ध्यान से देखना सारे के सारे बच्चे, बिजनेस क्या होता है। देखो, मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके सामने बिजनेस की। तो बिजनेस है क्या? देखो, इट रेफर टू द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सर व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो बेटे सब बच्चे ध्यान से देखना जरा। देखो, एक ह्यूमन है ना, वो कुछ एक्टिविटी करता है। इट मींस ह्यूमन एक्टिविटी जो है बेसिकली कैटेगराइज की जाती है दो पार्ट में। फर्स्ट इकोनॉमिकल, दूसरा नॉन इकोनॉमिकल। बेटे दो प्रकार की एक्टिविटी एक ह्यूमन परफॉर्म करता है। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिकल। बेटे इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है ना, दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस। अगर कोई व्यक्ति नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी करता है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस। सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। देखो बेटे मेरी बात सुनो, जैसे मैं बात करता हूं आपसे बिजनेस की। देखो, इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब सुनो, जो मैंने प्रॉफिट मोटिव से की, रेगुलर की और अपनी जिंदगी को जीने के लिए की, इस एक्टिविटी को बोलते हैं हम इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जो मैं बेसिकली अर्निंग करने के लिए करता हूं। ठीक है। लेकिन नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी बेटे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए परफॉर्म की जाती है। बेटे इसमें कोई भी मुझे पैसे नहीं कमा रहा हूं मैं। जैसे कि मैं तुमसे एक एग्जांपल दूं, सोशल वर्क। कोई व्यक्ति सोशल वर्क कर रहा है, या मान लो किसी गरीब की सेवा कर रहा है, या खाना बंटवा रहा है, रोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है। ठीक है। आप मुझे बताओ, वो सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन है, उसमें उसको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है। तो उसे बोलेंगे नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो देखो बेटे सबसे पहले देखो, बिजनेस रेफर टू द इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस। देखो बेटे मैंने अभी आपसे बोला ना, रेगुलर बेसिस। देखो, यानी कि बिजनेस को आप रेगुलर करोगे, जो एक्टिविटी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो वही बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है ना। और इसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है। थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर प्रोडक्शन और सेल? हाँ बेटा, किसी भी चीज का प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बोतल है, मैं इस बोतल का प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं बाजार में इस बोतल को प्रोड्यूस कर रहा हूं, मार्केट में इसको बना रहा हूं, फैक्ट्री में बना रहा हूं। बताओ मैं इस बोतल को क्यों बना रहा हूं? मेरे को घर में तो यूज नहीं करनी। ये बोतल मैंने प्रोड्यूस की बेसिकली सेल करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली इसे बोलते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब सेल, मान लो मैं आपसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बेसिकली ये पेन है। ठीक है। इस पेन को प्रोड्यूस नहीं किया मैंने, मैं इसे बाजार से खरीद के लाया और इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आगे सेल कर दिया। दैट इज कंसिडर्ड सेल ऑफ गुड्स। और मान लो एक और एग्जांपल सर्विसेज का। कोई व्यक्ति है, लॉयर है, सीए है। ठीक है ना, आप ही की फील्ड बता दी मैंने आपको। ठीक है। लॉयर है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग कमा रहा है उसे बोलते हैं बेटे बेसिकली बिजनेस। सर
सीए के काम को बिजनेस? हाँ बेटे, अभी मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में बिजनेस समझाया है, ठीक है। हालांकि बिजनेस को हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 एक्टिविटी में, और इट कंसीडर्ड एज प्रोफेशन। अभी मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। इसके बाद देखते हैं हम, जरा आगे ध्यान से देखें। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी, देखो बेटे मैंने अभी अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया है, ह्यूमन एक्टिविटी इकोनॉमिकल होती है और नॉन इकोनॉमिकल होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में देखो कौन कौन से आएंगी। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट एंड फोर्थ इज वोकेशन। सर वोकेशन ये तो बुक में नहीं होता बेटे, होता है। वोकेशन इज ए पार्ट ऑफ प्रोफेशन, लेकिन मैं आपको फिर भी समझाऊंगा इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या होता है। ध्यान से देखो। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी की, जैसे सोशल वर्क, या फिर बेटे वर्क ऑफ ए हाउस वाइफ फॉर देयर चिल्ड्रन। यानी कि समझ रहे हो, अपने बच्चों के लिए या अपने घर के लिए एक हाउस वाइफ जो काम कर रही है, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन एक्टिविटीज को देखेंगे और देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस कैसे अलग है प्रोफेशन से, और प्रोफेशन कैसे अलग है एम्प्लॉयमेंट से, और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिफरेंट है वोकेशन से। ये सारी बातें मैं आपको कवर करके चलूंगा। ये देखो बेटे, इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस की। सर जो आपने पहले बिजनेस कवर किया था वो क्या था बेटे? वो बिजनेस की डेफिनेशन थी एज लेमैन। और अब मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं कि बिजनेस को कैसे प्रोफेशन को अलग करना है। हम इनको पढ़ते चलेंगे, एक एक करके टॉपिक को सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, भागेंगे नहीं। बहुत धीरे धीरे वीडियोस आएंगी, आप देख अपने कोर्स को कंप्लीट करते जाओ और ये नोट्स को आप अपनी कॉपी में मेंटेन करते जाना, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। देखो एनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सर बिजनेस इज ए इकोनॉमिकल एक्टिविटी? यस, बिजनेस इज ए एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय ए पर्सन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। ये मेंटल सेटिस्फेक्शन दे या ना दे मैटर नहीं करता, लेकिन मैं यूज कर रहा हूं इसको अर्निंग करने के लिए, तो दैट इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब बात करते हैं सर बिजनेस क्या है? एनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय ए ह्यूमन। बेटे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ह्यूमन ने परफॉर्म की, समझ रहे हो ना, जो ह्यूमन ने परफॉर्म की ऑन रेगुलर बेसिस। यानी कि बेटे इसमें मैं रेगुलरली इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक टीचर हूं, मैं टीचिंग रेगुलर करता हूं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी की जो मैं रेगुलर नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल उठाते हैं, मान लो मैंने ओल्ड फर्नीचर सेल कर दिया, चाहे मैंने प्रॉफिट में बेचा हो, लॉस पे बेचा हो, कुछ भी, अगर मैंने ओल्ड फर्नीचर बेचा है तो बेसिकली इट इज नॉट द रेगुलर एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए पर्सन। तो इसको मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि ये बिजनेस है, ठीक है। फॉर अर्निंग प्रॉफिट, देखो काम की बात, ये एक्टिविटी जो मैंने परफॉर्म किया है किस लिए किया? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए, थ्रू प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटे अभी अभी इससे पहले मैंने आपको कवर किया था कि प्रोडक्शन क्या होता है, सेल क्या होता है एंड सर्विस क्या होता है, जिसमें मैंने आपको ये एक बॉटल का एग्जांपल लिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। आओ बेटे सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो बेटे ध्यान से देखना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। बेटे बिजनेस की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, जो बेसिकली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहती है हमेशा। तो आपको ना कुछ एक एक करके समझनी है, एक एक करके। इसके बाद आपको बुक भी प्रेफर करनी है, ठीक है। कोई भी बुक से पढ़ना, आपको मीनिंग्स में कभी डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपके लॉजिक्स में सारे के सारे क्लास के अंदर कवर करके दूंगा, बस आप पढ़ते चलो। देखो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। बेटे बिजनेस एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। सर समझाओ। बेटे देखो बिजनेस कोई भी व्यक्ति क्यों करता है? सिर्फ और सिर्फ अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट को अर्न करना, समझ गए ना। अब जो भी व्यक्ति प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का पार्ट माना ही जाएगा। तो याद रखना कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है, यानी कि जो विच इज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन फॉर अर्निंग प्रॉफिट, दैट्स व्हाई बिजनेस इज कंसीडर्ड एज
इकोनॉमिकल एक्टिविटी, तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। इसके बाद हम दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो एक बायर है एक्स और एक सेलर है वाई। वाई ने गुड्स सेल किया, गुड्स, और बायर ने इसके बदले में क्या दिया, मनी। दैट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि ये रहा गुड्स। अब सर्विस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो मान लो एक मैकेनिक है, एसी मैकेनिक, एयर कंडीशन, और एक पर्सन है मिस्टर एक्स जिसने एसी रिपेयर करवाया। अब देखो इस मैकेनिक ने इसको क्या दी, सर्विस दी, और इसने इसको क्या दी, मनी। तो देखो बेटे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बेटे ये कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज बिजनेस एंड दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज बिजनेस। बेसिकली बोथ द एक्टिविटी आर कंसीडर्ड एज बिजनेस, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रेगुलरिटी इन डीलिंग। बेटे जो डीलिंग है वो रेगुलर होनी चाहिए। अभी अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि रेगुलरिटी मतलब क्या है। टीचर इन्वॉल्व है टीचिंग में, ठीक है। मैकेनिक इन्वॉल्व है सर्विस में। किसी भी प्रकार के काम को अगर मैं रेगुलर बेसिस में कर रहा हूं फॉर अर्निंग प्रॉफिट, तो डेट इज कंसिडर्ड एज रेगुलरिटी इन डीलिंग एंड कंसिडर्ड एज बिजनेस। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने इस बोतल को प्रोड्यूस किया, इस बोतल को बाजार में बेच के सेल किया, तो बनाकर सेल किया, सॉरी बनाकर मैंने अगर इसको सेल किया, तो ये एक रेगुलर डीलिंग है। मैं एक बोतल नहीं बना रहा हूं, ये रेगुलर बेसिस में मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूं, और यहां से मैं जो भी कमाऊंगा दैट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट मोटिव। बेटे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी, हो सकता है उसमें लॉस परफॉर्म हो जाए, हो सकता है लॉस हो जाए, लेकिन जब हम उसे स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा जो मोटिव है बेटे, जो मोटिव है ये हमेशा और हमेशा प्रॉफिट का होना चाहिए। सर क्लियर करो, देखो बेटे मेरी बात सुनो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो मैंने बोतल बनाई, ठीक है, मैंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। तो जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग शुरू की तो यही सोच के तो प्लान किया होगा ना कि मैं इसको बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा और मुझे प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट। अब बाई चांस कोई हॉस्टाइल कंडीशन आ गई, कोविड आ गया, व्हाटएवर, कोई भी हॉस्टाइल कंडीशन जो इकोनॉमी में आ गई, इस वजह से मेरा प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं था, या मेरा प्रोडक्ट की मैं यूटिलिटी जनरेट नहीं कर पाया पब्लिक के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आप मुझे बताओ मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। तो दैट्स वाई हमारे को ध्यान रखना है कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट मोटिव हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये हमारी मतलब पहली प्रेफरेंस होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। बेटे याद रखना बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। बेटे कोई भी आप बिजनेस करो उसमें रिस्क होता है। सर रिस्क किस चीज का रिस्क, बेटे रिस्क ऑफ लॉस। देखो तभी तो मैंने बोला प्रॉफिट मोटिव, हम प्रॉफिट मोटिव पे हैं, लेकिन इससे जनरेट होता है रिस्क ऑफ लॉस। यानी कि अगर मुझे किसी भी काम को करते समय ये वाला रिस्क है कि मेरे को लॉस हो जाएगा, या मेरा काम बंद हो जाएगा, या मेरी बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, तो दैट इज कंसिडर्ड एज रिस्क, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटे रिस्क एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बेटे ये दो जो है ना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, हमें ना इस पे 2 मिनट टाइम देना है। आप पहले ना इस पे एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसके बाद मैं आपको एक बार इसे रब करता हूं और उसके बाद साइड में इसको कराता हूं। देखो हो गया, चलो आओ देखो, देखो ये देखो, देखो बेटे सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सर व्हाट इज यूटिलिटी? बेटे यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सर क्रिएशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, हाँ बेटे क्रिएशन ऑफ सेटिस्फेक्शन बेटे बिजनेस का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। सर क्लियर करो, देखो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से।
बेटा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी के बारे में हम अगर डिस्कशन करेंगे तो आप पाओगे, एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने आपसे कहा मैंने एक बोतल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, ठीक है, पानी की बोतल बनाई मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन किया। अब इसको प्रोड्यूस किया तो क्या मैं पब्लिक के लिए इसकी यूटिलिटी जनरेट कर पा रहा हूं? यूटिलिटी मतलब क्या ये पब्लिक के लिए यूजफुल है? अगर मेरे बिजनेस से निकलने वाली चीजें पब्लिक के लिए यूजफुल है तो मेरा बिजनेस सक्सेस होगा, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखो पहले क्या होता था, हमें एक प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट परचेज करना है, ठीक है, हम कहां जाते थे? मार्केट, बिल्कुल जाते थे, हम प्रोडक्ट परचेज करने मार्केट जाते थे। लेकिन आजकल होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट आ गया। सर क्या है ये? बेटे होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट में हमने यूटिलिटी जनरेट की, यानी कि सेटिस्फेक्शन जनरेट किया। पब्लिक को अब मार्केट जाने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है होम डिलीवरी। दैट्स व्हाई फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये जो बिजनेस चल पा रहे हैं, उन्होंने क्या किया? पब्लिक को देखते हुए यूटिलिटी क्रिएट की। तो अगर कोई बिजनेस मार्केट में अपनी यूटिलिटी, अपनी जरूरत ही क्रिएट नहीं कर पा रहा, यानी कि पब्लिक को जो ऐसी कोई चीज नहीं दे पा रहा जो उनको सेटिस्फाई करे, तो वो कभी भी बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। अब सेकंड है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब मान लो मैंने यूटिलिटी तो कर दी जनरेट, मैंने यूटिलिटी जनरेट हो गई। अब मेरा प्रोडक्ट को मार्केट में लोगों को जरूरत है, यानी कि उनकी जरूरत बन गया मैं, ठीक है, मैं उनकी जरूरत बन गया। अब दूसरी बात है कि मैं कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पा रहा हूं क्या नहीं कर पा रहा हूं? सर समझ नहीं आया, एक बार दोबारा से रिपीट करो। देखो बेटे सेटिस्फेक्शन सुनो, मान लो एक मिस्टर एक्स ने होम डिलीवरी स्टार्ट की, एक प्रोडक्ट है, खाने पीने का सामान था, फूड प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी शुरू कर दी, ठीक है। अब होम डिलीवरी शुरू की तो उसने क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी तो कर दिया, लेकिन उसके जो एम्प्लॉइज है मान लो रूड है या वो प्रॉपरली टाइमली डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? कंज्यूमर उनसे सेटिस्फाई नहीं होगा, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने बिजनेस स्टडी देखा कि बिजनेस स्टडी को बच्चे ट्यूशंस तो लेते नहीं है, तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाई, मैंने आपके लिए क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी तो कर दी, लेकिन आप मेरी वीडियो देखकर कितना पढ़कर सेटिस्फाई हो, डिपेंड इस पे भी करेगा कि ये चैनल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, या मेरी वीडियोस चलेंगी कि नहीं चलेंगी। यानी कि दोनों चीजें बेसिकली इट्स ए टू पार्ट ऑफ ए कॉइन, एक कॉइन के दोनों पार्ट है, ये और ये, ठीक है। अब मैं यूटिलिटी जनरेट कर रहा हूं, बिजनेसमैन का काम होता है ये यूटिलिटी जनरेट करना, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा काम है यूटिलिटी जनरेट करना, ठीक है। दूसरा, अब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सब सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग सेटिस्फाई होंगे तो श्योरली चैनल ग्रो कर जाएगा। तो मतलब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बिजनेस के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होना जरूरी है, हाँ, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज गायब है, श्योरली बिजनेस परफॉर्म नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देखो अगर यूटिलिटी नहीं कर पा रहा मैं यूटिलिटी जन्म ही नहीं दे पा रहा मैं यूटिलिटी को, यानी कि मैं किसी चीज के लिए मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए किसी लायक प्रोडक्ट लेके ही नहीं आया जो कुछ उनको यूटिलिटी दे, चलेगा ही नहीं बिजनेस। और अगर मान लो मैंने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन मैं उनको कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो भी बिजनेस नहीं चलेगा। तो बेसिकली उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखना, ठीक है। आगे चलते बेटे, आओ बेटे, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सर प्रोफेशन, सर अभी अभी आपने कहा था बिजनेस और प्रोफेशन में कोई फर्क नहीं होता, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो लेमैन नहीं मानता, लेकिन बेसिकली बिजनेस और प्रोफेशन में बड़ा फर्क होता है। हाँ, हालांकि तीनों की तीनों एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, श्योर ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, लेकिन इन तीनों में बड़ा फर्क होता है, आपको ध्यान से देखना है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेशन की। सर बिजनेस कंप्लीट, हाँ मैंने देखो आपको बिजनेस पढ़ाया, उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए, अब हम प्रोफेशन डिस्कस करेंगे। देखो प्रोफेशन क्या है? इट रेफर टू द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सर दोबारा से इकोनॉमिकल एक्टिविटी? हाँ बेटे हाँ,
इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ये सब इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। आपको बस ध्यान से सुनते जाना है कि व्हाट इज इकोनॉमिकल एक्टिविटी। कोई भी चीज जो मैं प्रॉफिट के मोटिव से काम कर रहा हूं, दैट इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब काम की बात, सर प्रोफेशन है क्या? सर प्रोफेशन के बारे में सुनो। देखो प्रोफेशन है, इट रेफर टू द इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन, जो एक पर्सन ने कंडक्ट किया, हैविंग स्पेशल नॉलेज। बेटे प्रोफेशन को कोई भी नहीं कर सकता, ना 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 ना, ऐसा नहीं है मेरा दिल किया मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए मुझे स्पेशल नॉलेज को गेन करना पड़ेगा। या मेरा दिल करा मैं लॉयर बन गया, मैं काला कोट डाला और चला गया कोर्ट के अंदर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ गए? तो स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ती है एंड स्किल्स, और आपके अंदर स्किल्स भी होने चाहिए विच इज यूज टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शंस को सर्व करते हैं। एग्जांपल सुनो, डॉक्टर मतलब एक सफेद कोट डाला हुआ व्यक्ति नहीं होता। डॉक्टर के लिए उसने स्किल्स डेवलप किए हैं, नॉलेज ली है, पढ़ाई की है। जब वो सारे काम करते हैं ना बेटे, उसके बाद ये सब चीज नॉलेज लेने के बाद, डिग्री होल्ड करने के बाद वो बन जाता है डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। दे आर ऑल कंसिडर्ड एज प्रोफेशनल्स। ओके, उम्मीद है समझ आया होगा। सर एक और बताओ ना छोटा सा, देखो बेटे मैं आपको एक और छोटा सा टॉपिक बता रहा हूं, वोकेशन। सर वोकेशन क्या होती है? बेटे बुक में नहीं होता, पर आपको बताना जरूरी है, आपके नॉलेज एनहांस करूंगा थोड़ी सी, ध्यान से देखो। बेटे वोकेशन भी ना सेम है, ठीक है, लेकिन फिर फर्क क्या है सर? बहुत बेसिक फर्क है। देखो प्रोफेशन के लिए आपको डिग्री रिक्वायर्ड है। आप प्रोफेशनल तभी कहलाओगे जब आपने किसी चीज के लिए डिग्री ले रखी है, ठीक है। लेकिन वोकेशन आपके स्किल्स तो हैं, नॉलेज भी है, लेकिन नो डिग्री नॉट रिक्वायर्ड। सर समझाओ, देखो सुनो, एक डॉक्टर एक प्रोफेशन है, मतलब डॉक्टर का काम एक प्रोफेशन है, ठीक है, लेकिन एक क्रिकेटर, हम बोलते हैं क्रिकेटर को ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है, लेकिन द राइट वर्ड इज वोकेशनल। वोकेशन बेटे, वोकेशन एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसको क्रिकेट खेलना आता है, वो प्रोफेशनली वो वोकेशनल बोला जाएगा, लेकिन दे आर ऑल कंसिडर्ड इन प्रोफेशन। तो हम लोग बोल देते हैं कि भैया वो भी प्रोफेशन ही है। तो ध्यान रखना, वोकेशन एक वर्ड होता है जिसके लिए बस डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे फिल्म स्टार, जितने ही फिल्म स्टार्स हैं मैक्सिमम जो आते हैं 12th करा या बीकॉम करा, अपनी ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद एक्टिंग में आ गए। अब एक्टिंग में आ गए तो एक्टिंग की डिग्री नहीं है, कोई होती है लेकिन मान लो किसी ने नहीं ले रखी और वो फिल्म स्टार है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अब सोचो प्रोफेशन बन गया उनका, अब वो वोकेशन, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, यूट्यूबर बनने के लिए कोई एक डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन बेसिकली दे आर दैट प्रोफेशन इज नोन एज वोकेशन। हाँ, हालांकि वो बोल सकते हैं हम लोग प्रोफेशनल यूट्यूबर है, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन इज यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ वोकेशन, हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों में जो बेसिक फर्क है आपको समझ आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके? प्रोफेशन के। आओ आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। सर अभी आपने बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे, मैंने कहा हाँ। अब आप पढ़ा रहे हो प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक, मैंने कहा हाँ। अब आप प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक देखना, क्योंकि वो भी आपको जरूरी है। मतलब प्रोफेशनल जो होते हैं उनमें क्या क्वालिटी होती है, बिजनेस करने में क्या क्वालिटी होती है, बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहला बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक। देखो प्रोफेशनल्स के पास एक तो वो होते हैं ऐसी बॉडी जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है। मैंने कहा डॉक्टर स्पेशल नॉलेज है, कोई भी ऐसा थोड़ी ना है ऑपरेशन कर देगा, कोई भी ऐसा किसी को दवाई थोड़ी ना दे देगा। तो डॉक्टर हैज ए स्पेशल नॉलेज है, और उनके पास उस काम को करने की एक कंप्लीट टेक्निक भी होती है, और दे आर ऑल सर्टिफाइड। सर कहां से सर्टिफाइड? बेटे इनके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से या ऑर्गेनाइजेशन।
समझ गए ना? हाँ, एक रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से ये जो है सर्टिफाइड होते हैं, इनको टेक्निक भी इनकी और इनकी स्पेशल नॉलेज भी इन्होंने कहीं से गेन की होती है, जो बेसिकली एक आर्ट है जो ये अपने डेवलप करते हैं अपनी स्टडी को करके या और भी किसी एक्टिविटी से। अब मान लो मैं तुमसे प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसने अपनी जिंदगी के इतने साल क्रिकेट खेलने में लगा दिए ना कि वो अब स्पेशल नॉलेज लेके बैठा है और उसके पास टेक्निक भी है उस काम को परफॉर्म करने की। ठीक है, सेकंड, formalized method of acquiring training and experience। सर मतलब बेटे सुनो, इसको ध्यान से सुनो, formalized methods of acquiring training and experience। formalized यानी कि related to a body, a organization, यानी कि बेटे ये फॉर्मल चैनल से अपनी नॉलेज को गेन करते हैं। ठीक है ना, फॉर्मल चैनल से अपनी नॉलेज को गेन करते हैं और उसके बाद जो भी अपना एक्सपीरियंस है, डॉक्टर्स जैसे हैं पहले हॉस्पिटल्स में जाएंगे, वहां प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये पूरी प्रैक्टिस करके जब इनको डिग्री मिल जाती है उसके बाद ही ये जाकर बनते हैं प्रोफेशनल्स। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल्स एसोसिएशन। अभी फिर से मैं कह रहा हूं, दोबारा से यही वाली बात आ गई, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोफेशनल्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यहां से स्टडी करता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। ठीक है, इसी ऐसे देखो IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, देखो आप कहीं ना कहीं प्रोफेशन में एक बात देख रहे होगे कि भैया एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, डिग्री चाहिए और साथ में आपको इसमें कुछ दो तीन छोटी छोटी बातें होनी, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर समझाओ कोड ऑफ कंडक्ट को। देखो पहले मैं इसे रब करता हूं, ये देखो, अब कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये देखो क्या होता है सर, ये सुनो, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कोड का मतलब अगर मैं बोलूं तो रूल्स बोल सकता हूं। बेटे जिस ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है ना, जैसे मान लो एक सीए है, इसने अपनी सीए क्वालिफाई की ICAI से। ठीक है, अब ICAI के अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, अपने रूल्स हैं जो इसके मेंबर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अब चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं भी काम करे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे और कैसे भी काम करे, अगर एक सीए कैसे भी काम करेगा और कहीं भी काम करेगा, ध्यान रखना उसको हमेशा सीए ICAI के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICAI, यानी कि ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जिसके उसको रूल या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। ठीक है बेटे, ध्यान रखना कोड ऑफ कंडक्ट। अब सर एक एग्जांपल तो दे दो इसका, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाता हूं, सुनो। जैसे ICAI बोलता है ऑडिट शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब किसी के प्रेशर में ऑडिट नहीं करनी। तो सुनो, अब एक सीए वो एक कंपनी में ऑडिट कर रहा है, ऑडिट सर्विस दे रहा है, हाँ बिल्कुल दे रहा है। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कंपनी को सर्विस दे रहा है, ठीक है, और कंपनी इसको इसके बदले में क्या दे रही है? मनी। ठीक है ना, बिल्कुल दे रही है। अब कंपनी सीए को दे रही है मनी और कंपनी उसको दे रहा है ऑडिट की सर्विस, उसके अकाउंट चेक करके दे रहा है। ठीक है, अब इस केस में पैसे तो मिल रहे हैं कंपनी से, तो उसे फॉलो करना चाहिए किसको? कंपनी को। लेकिन नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमेशा ऑडिट करते समय इंडिपेंडेंट रहना होगा। तो ध्यान रखना, कोई भी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं तोड़ता, नहीं आप कह सकते हैं नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रोफेशनल की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसे कोड ऑफ कंडक्ट में रह के काम करना पड़ता है, जो रूल्स उसको उस ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, चाहे वो काम किसी के भी लिए करे। इसके बाद चलते बेटे हम लास्ट, दैट इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। सर समझाओ इसे। बेटे समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, सुनो। ये है एक प्रोफेशनल,
और ये है एक ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनल ने इसको दी सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन ने इसको दी मनी एज कंसिडरेशन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना प्रोफेशनल के केस में कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना बेटे, वो प्रायोरिटी देते हैं हमेशा सर्विस को, किससे ऊपर? कंसिडरेशन से। तो अगर मान लो किसी सूरत में कंसिडरेशन लेट हो जाए या किसी कारण से कंसिडरेशन कंप्लीट नहीं भी हो पा रही है या कुछ और भी हॉस्टाइल कंडीशंस आ गई या एडवर्स कंडीशन है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रोफेशनल उसके बाद भी अपनी सर्विस को प्रायोरिटी देगा और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करके देगा। क्या आप लोगों को यहां तक समझ आया? ये था हमारा इसका बेसिक, आप इसे ध्यान से देखना और इसे एक बार बुक से जरूर पढ़ना बेटे। प्रोफेशन बुक से और बिजनेस हर चीज आपको बुक से जरूर रीड करनी है। देखो मैं आपके कॉन्सेप्ट दूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट कवर करके दूंगा, लेकिन आप ये सोचो कि यही पेपर में लिखने से काम चल जाएगा? नहीं, आपको इसके लिए प्रॉपरली बुक्स रीड करनी पड़ेंगी, मार्क करने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आप इसको आगे फॉलो अप कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। आओ बेटे, हमारा थर्ड पॉइंट शुरू होता है, दैट इज सॉरी एम्प्लॉयमेंट। हम लोग एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। सर एम्प्लॉयमेंट, सर अभी तो आप कह रहे थे तीन, मैंने कहा बेटे अभी तो बहुत सारे हैं, मैंने तीन तो पढ़ा दिया आपको। देखो बिजनेस, प्रोफेशन, थर्ड इज वोकेशन एंड फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट। अब मैं एम्प्लॉयमेंट पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान से देखो। देखो एम्प्लॉयमेंट क्या है बेटे? इट रेफर टू द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सर रिपीट हो गया ये तो। हाँ बेटे हाँ, कोई भी इंसान एम्प्लॉयमेंट का वर्क को करता है क्या करने के लिए? फॉर अर्निंग मनी। तो मनी मोटिवेट्स के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली क्या है? मनी मोटिव। अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर, जिसमें व्यक्ति काम कर रहा है दूसरों के लिए, यानी कि मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा। सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कोई अपने लिए काम ना करे, बट अपने लिए काम कर रहा हूं मैं कमाने के लिए, लेकिन जो सर्विस दे रहा हूं मैं किसी दूसरे को दे रहा हूं। ठीक है ना? हाँ आगे चलो। एंड रिसीव्ड रेम्युनरेशन इन द ल्यू ऑफ इट, इन द ल्यू देयर ऑफ। ठीक है, तो उसके बदले में उससे क्या ले रहा हूं? बेसिकली रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन मतलब एक प्रकार की सैलरी बोल सकते हैं, वेजेस बोल सकते हैं, एटसेट्रा, कमीशन बोल सकते हैं, कुछ भी व्हाटएवर। यानी कि मैंने किसी के पास जाकर काम किया, उसको मैंने सर्विस दी, सर्विस मैंने अपने लिए दी पैसे कमाने के लिए, लेकिन वो यूजफुल थी किसी और के। ठीक है, तो इस काम को बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का सीधा कॉन्सेप्ट होता है, बिजनेस में एक व्यक्ति अपने रिसोर्सेज एम्प्लॉयड करता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में नो नीड ऑफ कैपिटल, हमें किसी भी प्रकार की कैपिटल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। बेटे एम्प्लॉयमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हाँ बेटे एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ध्यान से पढ़ो। देखो सबसे पहले सर्विस टू अदर, बिल्कुल जी। इसमें जो काम है मुझे आता है, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मान लो एक स्कूल में जाके, तो मैं यहां सर्विस दे रहा हूं, टीचिंग की सर्विस दे रहा हूं। किसको? स्कूल को। इसमें मेरे को देखो काम मैं अपने लिए कर रहा हूं पर सर्विस किसी और को दे रहा हूं। ठीक है, हाँ। फिर है पर्सनल सर्विस। हाँ बेटे, टू अर्न मनी, समझ गए ना? यानी कि इसमें मैं अपने आप को भी सर्विस दे रहा हूं। कैसे? देखो मैंने सर्विस दी किसी और को, उन्होंने मुझे दिए पेमेंट, कंसिडरेशन, और वो पेमेंट मेरे पर्सनल काम आई, तो मैं बेसिकली इनडायरेक्टली वो सर्विस किसको दे रहा हूं? अपने आप को ही दे रहा हूं, जो मेरी सर्विस को यूज, जिसका यूटिलाइजेशन कोई और कर रहा है। ठीक है, उस सर्विस को यूटिलाइज कोई कर रहा है, लेकिन उसके उसके कंसिडरेशन को कौन यूज कर रहा है? मैं खुद यूज कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलो। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेटे टू वर्क, मेरा किसी के साथ एक एग्रीमेंट हो रखा है कि भैया मैं आपके लिए काम करूंगा। इट में भी, सुनो, कैजुअल, ठीक है, इट में बी रेगुलर, या इट में बी कॉन्ट्रेक्चुअल। समझ गए ना? इंप्लॉयमेंट भी दो तीन प्रकार की, एक तो रेगुलर वर्कर होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे होते हैं,
एक जो होते हैं रेगुलर बेसिकली कैजुअल वर्कर होते हैं जो सिर्फ काम करते हैं और पैसे लेते हैं। तो बेसिकली कोई भी काम हो, एम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज किसी और के, मान लो मैं कहीं और जाके पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूं कि मुझे वहां जाके पढ़ाना है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना है, मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा या मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं, ठीक है। इसके बाद सर्वेंट, बेटे यहां पर मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप होता है। सर ये क्या होता है बताओ। देखो बेटे मास्टर क्या होता है, सुनो, मास्टर एम्प्लॉयर और सर्वेंट एम्प्लॉय। मास्टर ने बोला कि बेटे एम्प्लॉय ये कर, तो एम्प्लॉय बाउंडेड है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उसको वह सर्विस देने के लिए। ऐसा नहीं कि मास्टर कुछ भी बोलेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है बस मास्टर्स मुझे वही ऑर्डर करेगा और मैं एज ए सर्वेंट उसके लिए वो काम परफॉर्म करूंगा, ठीक है। इसके बाद नो नीड ऑफ कैपिटल, अब ये भी बताया ना बेटे, सेल्फ मनी या सेल्फ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें किसी प्रकार का सेल्फ रिसोर्सेज लगाने की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज किसी और ने एम्प्लॉयड किया है, मैं वहां जाके काम कर रहा हूं और पैसे कमा रहा हूं, ठीक है। इसी तरह नो रिस्क, बेटे नो रिस्क ऑफ लॉसेज। आप मुझे बताओ सैलरी में लॉस कैसा, मेरा ना मेरा पैसा लगा हुआ है ना कुछ है, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, काम करके पैसे कमाए, पैसे कमा के उसको दिए और बस मुझे उसने उसके बदले में कंसिडरेशन दे दी, मैंने सर्विस दी किसी और को, उसने मुझे कंसिडरेशन दी, तो मेरी ये पर्सनल सर्विस हुई, एग्रीमेंट में बाउंड हूं, सर्वेंट की तरह काम कर रहा हूं और किसी भी प्रकार की पैसों की जरूरत नहीं है। और किसी भी प्रकार का जब जरूरत नहीं है, मेरा पैसा नहीं लगा हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि नो रिस्क ऑफ लॉसेस, किसी भी प्रकार के लॉस की जरूरत नहीं रहेगी। बेटे यहां तक मैंने आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ठीक है। चलो यहां तक मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आप लोगों को बेसिकली अपना बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस कवर किए। इससे आगे अब वीडियो रेगुलर बेसिस पे आएंगी, आप लोग बस ध्यान रखना जितना जितना मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मैंने आज आपको 3 चीजें पढ़ाई हैं, मैं देखो सीधा सीधा बोलता हूं। पहला बिजनेस फॉर लेमैन, फिर बिजनेस प्रोफेशनली क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, वोकेशन क्या होता है, इंप्लॉयमेंट क्या होता है, और इन तीनों चारों के कैरेक्टरिस्टिक। वोकेशन के कैरेक्टरिस्टिक सर अलग नहीं पढ़ाए बेटे, वोकेशन के वही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो प्रोफेशन के होते हैं, क्योंकि प्रोफेशन ही तो वोकेशन है, बस सिर्फ डिग्री का फर्क है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनना, ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको कवर किए, आपको धीरे धीरे वीडियो देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, रेगुलर बेसिस पे आप इसे करो, आपको बिजनेस स्टडी कंप्लीट मैं करा के दूंगा। और प्लीज इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है, आपको लग रहा है कि अपने कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको प्रॉपरली ये वीडियो का टाइम पता चल जाएगी कब आपके पास आ रही है। हालांकि बहुत जल्दी जल्दी एक एक दिन में, एक एक दिन के गैप में या रेगुलर बेसिस पे हम देखेंगे कि किसको कैसे लेके आएंगे, ठीक है। आपको ये सब कुछ प्रमोट करना है और ये आप आगे लेके जाओ, सभी के काम आएगी, आपको इसकी बढ़िया वाली नॉलेज मैं देके निकलूंगा। ओके, थैंक यू।